हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एसएससी मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम 2017 के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा और ये वीडियो हिंदी में रहेगा। इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपकी सफलता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, डेफिनेटली आप में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा इस मोबाइल ऐप के बारे में। इस मोबाइल ऐप का नाम है ग्रेडअप और इसके थ्रू आप फ्री में ट्रैवल करते समय मोबाइल से बहुत इफेक्टिव तरीके से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं सभी सब्जेक्ट्स के, करंट अफेयर्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं इस ऐप पर। तो इनके थ्रू आप काफ़ी अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं और यहाँ पर फ्री नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो वो भी आप डाउनलोड करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर इसको यूज़ करें, डाउनलोड करें और इसको अपनी तैयारी के लिए यूज़ करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2017 का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। पहले उसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन थे, अब केवल 25 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन उसमें 2 नंबर का रहेगा और उसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यानी आप मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 36 सेकंड यानी 36 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क का उसमें रहेगा। तो थोड़ा सा पैटर्न इसमें एसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग कर दिया है और थोड़ा सा एग्जाम का लेवल भी डेफिनेटली बढ़ा हुआ रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें क्वेश्चन लिए हैं जैसे आपके एग्जाम में आएंगे और सेम इसी तरीके के रियल क्वेश्चंस आपके एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें, ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये एक मॉक टेस्ट है, इसमें 25 क्वेश्चन हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कॉपी और एक पेन ले लें और इन क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करें। उसके थोड़ी देर बाद मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा और जो भी आपका स्कोर बनता है फाइनल में उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए। तो इससे डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको। तो यहाँ पर स्पेलिंग पूछी है फेलिसिटी की। फेलिसिटी का मतलब होता है हैप्पीनेस, यानी बहुत ज़्यादा खुशी। ठीक है, तो इसमें सही स्पेलिंग क्या है? FELICIT बाय FELICITI, इस तरह की स्पेलिंग्स। ये क्वेश्चन जो है फेलिसिटी, ये एसएससी सीजीएल में और सीएचएसएल में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है और इसका आंसर होगा आपका FELICITY, फेलिसिटी। ठीक है, इसमें एस हम यूज नहीं करते। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रेमिटेंस, ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है और रेमिटेंस का मतलब होता है पैसा भेजना। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या है? इसकी सही स्पेलिंग आप इसको लगाएं और जो भी आपका आंसर है उसको आप टिक कर दें, फिर मेरे आंसर से आप मिलाएं इसको। इसका आंसर होगा BREMITTANCE, रेमिटेंस। डबल टी आता है इसमें। ठीक है, REMITTANCE, रेमिटेंस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बुके, बुके का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता और बुके हुआ, लेफ्टिनेंट हुआ, कर्नल हुआ, ये स्पेलिंग्स जो हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग स्पेलिंग्स हैं और काफ़ी बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछी गई हैं। तो बुके की सही स्पेलिंग क्या है? बुके की सही स्पेलिंग है डी, इसमें आपका आंसर होगा BOUQUET, बुके। इसमें टी साइलेंट रहता है बुके की स्पेलिंग में और डी इसमें आपका आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके मल्टीटास्किंग एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लेकिन ये अलग तरीके के क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर देना है। मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको एक सिंपल वर्ड से आपको रिप्लेस करना है। जैसे यहाँ पर ये वर्ड दिया हुआ है रिलेटिंग टू साउंड। साउंड से जो चीज़ रिलेटेड होती है उसको हम साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्यूस्टिक्स। ठीक है, एरोनॉटिक्स प्लेन से रिलेटेड होता है। एस्थेटिक जो होता है वो सुंदरता से रिलेटेड होता है और एनोडाइन का मतलब होता है डल या बोर्डम। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा एक्यूस्टिक्स, ACOUSTICS। एक्यूस्टिक्स की आपसे स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेस वेयर वेपन्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड स्टोर्ड। ऐसा स्थान जहाँ पर वेपन्स यानी हथियारों को रखा जाता है और स्टोर किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। कन्वॉय है, कैवलकेड है, आर्काइव है और आर्सेनल है। तो इसका आंसर आप लगा लें और उसके बाद फिर मुझे आप बताएं।
इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्सेनल। ठीक है, कैवलकेड एक प्रोसेसन होता है, एक जुलूस होता है। ठीक है, कन्वॉय एक ग्रुप होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स का एक ग्रुप होता है, और आर्काइव यहाँ पर गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखे जाते हैं। तो ये चारों वर्ड्स के मैंने मीनिंग यहाँ पर आपको बता दिए हैं, और इन चारों वर्ड्स में से भी काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। कन्वॉय आ सकता है, आर्काइव, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्काइव, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कैवलकेड भी कई बार पूछा गया है। तो इसलिए मैं सारे वर्ड इसमें ऐसे लिए हैं जो कभी ना कभी एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, आर्सेनल। चलिए आगे देखते हैं। वन हु सेज सॉरी फॉर हिज मिस्टेक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो पैथेटिक दिया है, कल्टियस दिया है, पार्डनेबल दिया है, और एपोलॉजिस्ट दिया है। तो पैथेटिक का मतलब होता है दुखदाई या बहुत ज़्यादा चिंताजनक, या ऐसी ऐसी चीज़ जिसको देख के दया आए, या बहुत ही बुरा। पैथेटिक के कई सेंस होते हैं। ठीक है, दयनीय भी उसको हम हिंदी में बोलते हैं। कल्टियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विनम्र, या बहुत ज़्यादा हम्बल, या बहुत ज़्यादा पोलाइट। और एपोलॉजी का मतलब होता है माफ़ी, तो इसलिए एपोलॉजिस्ट का मतलब होगा माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति। और पार्डन का मतलब भी माफ़ी होता है। पार्डनेबल का मतलब होगा कि ऐसा कोई भी काम जिसको माफ़ किया जा सके। तो पार्डनेबल एक्चुअली एक एडजेक्टिव होगा, और यहाँ पर आपको नाउन चाहिए, तो नाउन होगी आपकी एपोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्रिएटेड और डन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस एज नेसेसरी, ये क्वेश्चन 8 या 9 बार मैंने खुद देखा है, एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। क्रिएटेड और डन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस एज नेसेसरी, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, जैसे ये गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत यूज़ होता है, जैसे जो कंटिजेंसी में वैकेंसीज आती हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए लोगों को भर्ती किया जाता है 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, तो उसको हम बोलते हैं एड हॉक। ठीक है, एड हॉक अपॉइंटमेंट होता है, वो एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए किया जाता है और थोड़े टाइम के लिए किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एड हॉक। बैकलॉग का मतलब होता है पुरानी छूटी हुई भर्तियाँ। जैसे सपोज 1000 की भर्ती निकली है और 1000 में से आपने 900 लोगों को भर्ती कर लिया, तो 100 लोग जो होंगे वो बैकलॉग में चले जाएंगे, उनकी भर्ती फिर बाद में की जाएगी, तो उसको हम बैकलॉग बोलते हैं। और एड हॉक का मतलब होता है पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए की जाने वाली किया जाने वाला कोई भी काम। रैंडम का मतलब होता है बिना किसी सीक्वेंस के, और इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल। तो डी इसमें आपका आंसर होगा एड हॉक, क्रिएटेड और डन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज एज नेसेसरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स, चिड़ियों को रखने के लिए एक बहुत बड़ा पिंजरा, या उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, देखिए ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एपियरी और एबियरी। एपियरी जो होता है वो बीज के लिए होता है, मधुमक्खी पालन के लिए होता है वो एपियरी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एबियरी, ये बर्ड्स के लिए होता है, चिड़ियों के लिए होता है। सेल और प्रिजन जो होते हैं वो जेल का एक प्रकार का प्रकार है। प्रिजन मतलब जेल, और सेल एक कोठरी होती है, उसको हम बोलते हैं सेल। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एबियरी, डी इसमें आपका आंसर होगा। और एपियरी को भी याद रखिए, ये होता है आपका मधुमक्खी के लिए। ये सिनोनिम्स आपके शुरू हो गए। तो इसमें ब्लू कलर में जो वर्ड दिया हुआ है कमेंसुरेट, इसका क्या मतलब है और इसका सिनोनिम और सिमिलर वर्ड क्या है? कमेंसुरेट का मतलब होता है इक्विवेलेंट, बराबर, और इसके बाद हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, कमेंसुरेट टू। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम है वो होगा आपका इक्विवेलेंट। कॉमन, इनोकुअस का मतलब होता है हार्मलेस, और रस्टिक का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित, गांव से संबंधित। तो कमेंसुरेट का जो आंसर होगा इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। प्रोजेक का क्या मतलब है? प्रोजेक का मतलब है आपका दुनियादारी से संबंधित एकदम रूटीन काम, एकदम डल काम, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक। तो इसका सिनोनिम होगा आपका सी। डॉगमेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, जो अपने रिलीजन को मानता है, जो अपनी परंपराओं को और फिलॉसफी को मानता है और किसी को नहीं मानता, उसको हम बोलते हैं डॉगमेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या पहेली नुमा, इंट्रिकेट। और डिस्पोंडेंट का मतलब होता है डिस्करेज्ड या डिसअपॉइंटेड। तो इसलिए प्रोजेक्ट का आपका आंसर होगा इसमें डल। रूडिमेंट्री, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है एसएससी एग्जाम में, और इसके आने की काफ़ी संभावना है इस बार के एग्जाम में। रूडिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक या एलिमेंट्री। ठीक है,
तो इसका सिनोनिम जो होगा वो होगा बेसिक या एलिमेंट्री। एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर, आकर्षक। फिकल का मतलब होता है अनस्टेबल या कैप्रिसियस। और वॉन्टन का मतलब होता है डिलिबरेट, यानी जानबूझकर किया हुआ काम। तो ये सभी वर्ड्स के मैं आपको बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड एलाय। एलाय का मतलब होता है आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति। अलायंस जैसे हम बोलते हैं, जो पॉलिटिक्स में चलता है अलायंस। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एलाय का जो एंटोनिम होगा वो होगा एनीमी। जो आपके साथ काम नहीं करता, आपका दोस्त नहीं है, उसको हम बोलेंगे एनीमी, ठीक है। ईगोइस्ट मतलब थोड़ा सा घमंड करने वाला व्यक्ति, उसको हम बोलेंगे ईगोइस्ट। कोजेंट का मतलब होता है कन्विंसिंग या फोर्सफुल तरीके से या लॉजिकल तरीके से अपनी बात रखने वाला। कोजेंट आर्ग्यूमेंट मतलब कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। तो कोजेंट का जो अपोजिट होगा वो होगा इलॉजिकल। कन्विंसिंग इसका सिनोनिम होगा। रिलीवेंट का मतलब होता है प्रॉपर और रिलेटेड विद द सब्जेक्ट। और इम्प्रेसिव का मतलब है प्रभावशाली। तो कोजेंट का जो एंटोनिम होगा वो होगा इलॉजिकल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं डेलीरियस। डेलीरियस का मतलब है बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा उत्साहित होना और एकदम से इतना ज़्यादा खुश होना कि आपकी जो हालत है वो पागलों जैसी हो जाए, उसको हम बोलते हैं डेलीरियस, मतलब एक्सटेटिक, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। तो यहाँ पर इसका जो सही एंटोनिम होगा वो होगा बैलेंस्ड, ठीक है। जो दुख में और सुख में सेम रहता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड। स्ट्रेनुअस मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़े, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेनुअस। रोबस्ट मतलब मजबूत। हेक्टिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिसमें तेज़ी हो, बहुत ज़्यादा जो जिसमें आपके पास टाइम नहीं हो और बहुत ज़्यादा तेज़ी हो, उसको हम बोलते हैं हेक्टिक। हेक्टिक शेड्यूल, ठीक है। तो डेलीरियस का जो एंटोनिम होगा वो होगा बैलेंस्ड। और इसका अगर सिनोनिम पूछा जाए तो वो होगा एक्सटेटिक या एक्सट्रीमली हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 15, ये स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन शुरू हो गए आपके। और एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं स्पॉटिंग एरर के वो बेसिक ग्रामर पर बेस्ड होते हैं। 4 पार्ट होते हैं इसके, और 4 पार्ट में से केवल 3 पार्ट में आपको एरर देखना है। चौथा पार्ट जो होता है वो नो एरर का होता है। और यदि क्वेश्चन में आपको लगता है कि कोई भी एरर नहीं है, ग्रामेटिकली ये पूरी तरीके से सही है, तो आपको आंसर लगाना है डी, ठीक है। आई एम श्योर नीदर द हाउस नॉर इट्स कॉन्टेंट्स इज़ फॉर सेल। इस तरीके के क्वेश्चन में जिसमें नीदर और नॉर लगा रहता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपका जो वर्ब आएगी वो बाद वाली नाउन से रिलेट होगी, ठीक है। मतलब नीदर के बाद जो नाउन आ रही है उससे नहीं, बल्कि नॉर के बाद जो नाउन आ रही है उससे वर्ब रिलेट होगी। तो यहाँ पर नीदर के बाद आ रहा है सिंगुलर नाउन, मतलब हाउस आ रहा है, ठीक है। और नॉर के बाद क्या आ रहा है इसमें? नॉर के बाद इसमें आ रहा है कॉन्टेंट्स। तो आपकी जो वर्ब होगी, ये जो वर्ब है इज, ये कॉन्टेंट से रिलेट होगी। तो चूंकि कॉन्टेंट्स यहां पर प्लूरल है, तो इसलिए यहां पर इसकी जगह आपको लगाना होगा, ये जो इज है ये गलत है, इसकी जगह आपको लगाना पड़ेगा यहां पर आर, और ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर होगा सी। इफ आई वॉज यू आई वुडंट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी मिस्टेक या गलती। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैंने ये गलती नहीं की होती, इसका ये मतलब है सेंटेंस का। लेकिन इस तरह के इमेजिनरी सेंटेंस जो होते हैं, काल्पनिक जो सेंटेंस होते हैं, उसमें हम वॉज की जगह सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर का प्रयोग करते हैं। चाहे यहाँ पर आई हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, हम सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब वर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, योर आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द नंबर ऑफ अनस्किल्ड ग्रेजुएट्स आर इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। मतलब साल दर साल अनस्किल्ड ग्रेजुएट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। अब मेरे शब्दों पर आप ध्यान दें, मैं क्या बोल रहा हूँ कि संख्या बढ़ रही है, लोग की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की संख्या की बात कर रहे हैं, हम नंबर की बात कर रहे हैं। और द नंबर ऑफ जो फ्रेज है ये होता है सिंगुलर। ए नंबर ऑफ जो होता है वो होता है प्लूरल। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, द नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या, और संख्या जो होती है वो सिंगुलर होती है। तो इसलिए यहां पर आर की जगह आप यहां पर लगाएंगे इज। द नंबर इज इंक्रीजिंग। तो यहां पर आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मोर देन वन एम्प्लॉय वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा, और ये प्लूरल सेंस ही निकलता है इसका, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर्स में हम हेल्पिंग वर्ब
ऑक्सिलरी वर्ब को हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं, और इसके बाद जो नाउन आती है मोर देन वन के बाद, वो भी सिंगुलर में आती है। तो नाउन तो सिंगुलर में है पहले से, तो ये तो करेक्ट है, लेकिन इसको भी आपको सिंगुलर में रखना होगा। तो यहाँ पर आपका वर की जगह आप लगाएंगे वॉज, और इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ नॉवेल आर डल। देखिए कभी भी हम अगर ऐसे बोलते हैं 2 फर्स्ट, तो इसका मतलब होगा कि पहले जो व्यक्ति है या पहली कोई भी चीज़ है वो 2 है। 2 फर्स्ट का मतलब होगा पहले जो है वो 2 हैं। जैसे क्लास में फर्स्ट रैंकर होता है, तो फर्स्ट रैंकर तो एक ही होगा, फर्स्ट रैंकर 2 नहीं हो सकते। तो इसलिए इस फ्रेज को गलत माना जाता है, और 2 फर्स्ट की जगह हम बोलते हैं द फर्स्ट 2। ठीक है, द फर्स्ट 2 कहना सही है, द 2 फर्स्ट कहना गलत है, इसलिए ए में इसमें आपका गलती होगी, ए आपका इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हेल्प मी इन दिस मैटर। देखिए इस तरह के सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जो 2 + B1 का जो कॉम्बिनेशन होता है, 2 + V1, ये 2 और ये है आपका V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो 2 + B1 के फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, और इन्फिनिटिव के बीच में हम कोई भी वर्ड नहीं लगाते, ये ग्रामेटिकली एक गलती मानी जाती है, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर आप काइंडली को इस तरफ सरका देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसको आप बोलेंगे आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू हेल्प। काइंडली को आप इधर ले आएंगे और टू हेल्प को आप साथ में मिला देंगे और वो एक प्रॉपर इन्फिनिटिव बन जाएगा। तो काइंडली इसमें बीच में जो इंसर्ट किया हुआ है ये गलत है, इसको हम स्प्लिट इन्फिनिटिव बोलते हैं, और ये बी इसमें आपका आंसर होगा। 21 देखते हैं। द डॉक्टर सॉ द पल्स ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर ने पेशेंट की पल्स को देखा, लेकिन रियलिटी में डॉक्टर पेशेंट की पल्स को देखता नहीं है बल्कि फील करता है। तो इसीलिए यहां पर सॉ के स्थान पर आपको प्रयोग करना पड़ेगा फेल्ट। द डॉक्टर फेल्ट द पल्स ऑफ द पेशेंट। तो इस तरीके से इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द ऑफिस विल रिमेन ओपन टू 6 इन द इवनिंग। ऑफिस जो है वो 6 बजे तक ओपन रहेगा, लेकिन टू हम लगाते हैं प्लेस के लिए और टिल हम लगाते हैं टाइम के लिए। तो यहाँ पर टू के स्थान पर आपको लगाना पड़ेगा टिल, और बी इसमें आपका आंसर होगा। ये फिलर्स आपके स्टार्ट हो गए यहाँ पर। ही डाइड कैंसर आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस। लंबी बीमारी के बाद वह मर गया, उसका निधन हो गया। तो डाइट के बाद हम जब नेचुरल डेथ होती है तो उसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं हम एक्सीडेंटल डेथ के लिए, और ये वाला ऑफ इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी यानी ऑफ। 24 देखते हैं। द ब्लू बर्ड फ्लू द ब्यूटीफुल लेक। मतलब एक सुंदर चिड़िया, एक सुंदर पक्षी एक खूबसूरत लेक के ऊपर उड़ा। तो यहाँ पर दो आपके ऑप्शन है, एक तो है अबव और एक है ओवर। ठीक है, अबव हम लगाते हैं केवल पोजीशन के लिए, लेकिन यहाँ पर पोजीशन भी है और मूवमेंट भी है। तो जब पोजीशन के साथ मूवमेंट भी होता है तब हम लगाते हैं ओवर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। ये है लास्ट क्वेश्चन। नो देन 50% वर प्रेजेंट इन द पार्टी। तो चूंकि यहाँ पर देन लगा हुआ है, ये यहाँ पर देन लगा हुआ है, इसलिए हम देन के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, और यहाँ पर आपका आंसर होगा फ्यूअर। लेस नहीं होगा क्योंकि लेस अमाउंट के लिए आता है, और फ्यू जो है वो संख्या के लिए आता है। तो चूंकि यहाँ पर संख्या का यूज हुआ है इसलिए हम फ्यूअर यहाँ पर वर्ड का यूज करेंगे। फ्यूअर, फ्यू नहीं लगाएंगे क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का हमें यूज करना है। और ये है आपका टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर लिख के आपको मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है। ये है ग्रेडअप ऐप, इसको आप डाउनलोड करें और इसी तरीके के काफ़ी क्वेश्चन आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे, और ये बहुत ही यूजफुल और कॉम्प्रिहेंसिव ऐप है। इसके थ्रू आप काफ़ी इफेक्टिव तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और अभी तक आपने इस ऐप को यदि डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर इसको डाउनलोड करें और इसका यूज़ करना आप शुरू करें। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा इससे होगा। ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। यदि आपके 18 से 25 के बीच में मार्क्स आए हैं इस मॉक टेस्ट में तो परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है आपकी। ठीक है, 16 से 18 में परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, और 15 से 18 में आए हैं आपके तो वेरी गुड है आपकी परफॉर्मेंस, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और 10 से 15 आए हैं तो बिलो एवरेज है,
और बिलो 10 आए हैं तो काफ़ी पुअर आपकी परफॉर्मेंस मानी जाएगी, और आपको कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो एसएससी मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम में निकलने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करें, इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस ईमेल के थ्रू टाइम पर मिलते रहेंगे, जिनको देखकर आप डेफिनेटली सफलता प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, भूलें नहीं इस चैनल को। इस चैनल का नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.